हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर 17 अक्टूबर को पंचकुला में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन क्षमता कम होने के चलते स्थान परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर 17 अक्टूबर को पंचकुला में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन क्षमता कम होने के चलते स्थान परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 के करीब लोगों के पहुँचने की संभावना है। इस आयोजन पर पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार के दशहरा ग्राउंड में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि एनएसजी और हरियाणा पुलिस के जवानों की टीम यहां पहुंच चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सर कैमरा बीच वाले से देखा। सर, गुरनाम सिंह चडूनी ने कहीं ना कहीं जो आरोप पहले आप लोग लगाते रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने माहौल बनाकर दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस उसे बुला नहीं सकी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मूर्ख बताया। देखिए, ऐसा है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये प्रायोजित आंदोलन है और ये बात अब इन स्वयंभू किसान नेताओं ने अपने मुख से मान ली है। हरियाणा की जनता 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह की व्यवस्था किसान भाइयों के हक में पार्टी ने बनाई, सरकार ने बनाई, उसकी तुलना करती थी। 2014 से पहले का माहौल ये था कि सीएलयू के नाम पे किसानों की ज़मीनें लूटी जाती थी, सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 9 लगा के किसानों को डराया जाता था। किसान अगर अपनी फसल मंडी में बेचने चला गया तो उसको 15-15 दिन मंडी में पड़े रहना पड़ता था। किसान की फसल का पैसा 4-4 महीने किसान को मिलता नहीं था। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो हमने एक व्यवस्था बनाई, किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, 72 घंटे में किसान को उसकी फसल का पैसा मिलेगा। 14 फसलें सरकार एमएसपी पे खरीदेगी, जो बाद में नायब जी ने 24 कर दी। और अगर किसी टेक्निकल कारण से किसान का पैसा लेट होता है तो उसको 9% ब्याज मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पे ऐतिहासिक पल होने जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री पंचकुला पहुँचने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं उसके बारे में बता दीजिए। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। देश के हमारे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले भी 4 जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके गए। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, सबसे आशीर्वाद मांगा और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आशीर्वाद मिलने के बाद आज उस खुशी में शामिल होने के लिए इस देश के ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे मोदी जी इस पल के साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से, पूरे हरियाणा के भाईचारे की तरफ से, पूरे हरियाणा की 36 बरादरी की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। संजय जी, कार्यक्रम काफी बदले गए हैं, पहले परेड ग्राउंड में रखा गया था, अब यहाँ पे रखा गया है। कितना एरिया कितना है यहाँ पर? देखिए, जो पहले परेड ग्राउंड में रखा गया था उसका ये था कि टेंटेटिव डेट जो हमारे पास आई थी मीडिया के माध्यम से, वो 15 तारीख आई थी, तो 15 के हिसाब से तैयारी करनी थी। वो हमने फिर, क्योंकि यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है, यहाँ 12 तारीख को रावण दहन होना था और 13 को ये मैदान खाली होना था। केवल 14 की डेट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा नहीं किया जा सकता था, उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन की जरूरत थी मिनिमम। तो हमने ये स्थान बदल के परेड ग्राउंड करा। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि ये 17 की तारीख हो गई है तो हमारे पास सफिशेंट टाइम था इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने में, और कारण था परेड ग्राउंड की जो कैपेसिटी थी इस मैदान से आधी थी और लोगों का जो उत्साह आ रहा था, लोगों का जो फीडबैक आ रहा था कि लोग आना चाहते थे, हमें फ़ोन करे थे कि भाई साहब मेरे लिए एक कुर्सी ज़रूर रखना। उस फीडबैक को देखते हुए हमें लगा कि परेड ग्राउंड बहुत छोटा पड़ेगा। मुझे तो ये ग्राउंड भी लग रहा है कि छोटा ही पड़ेगा, जिस तरह का फीडबैक आ रहा है। हम लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ आना चाहते हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन कौन से बड़े चेहरे जो है? मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी तो 16 को यहीं हैं विधायक दल की मीटिंग के लिए। 17 को उन्होंने पहले ही आना था, इसलिए 16 को उन्होंने अपना रख के यहाँ पर रहने वाले हैं। हमारे कई स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। केवल बीजेपी शासित प्रदेश ही नहीं,
मुझे एनडीए के शासित जो प्रदेश हैं जहाँ एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस आयोजन में शामिल होंगे। भाटिया जी, अमित शाह को लेकर हाँ जी, विपक्ष का आपने बड़ा अच्छा एक सवाल मेरे से पूछा है कि सभी विपक्ष को ये देखिए निमंत्रण जाते हैं गवर्नर साहब की तरफ से, प्रोटोकॉल भी है, सबके पास जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी स्टेट लीडरशिप है, उस छोटी टोली की मीटिंग में मैं था, मैं आपको इंटरनल जानकारी दे रहा हूँ, पर्टिकुलर नाम लेकर, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, परमात्मा हमारी आयु भी उनको लगा दे, स्वस्थ रहें और यहाँ पर आएँ, इस पल के साक्षी बने, क्योंकि हरियाणा के गौरव में सबका गौरव है। राजनीतिक विचारधारा, चुनाव आमने सामने लड़ना वो एक प्रक्रिया है, समाज के बीच में जाना, अपना पक्ष रखना, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो किसी एक विशेष दल की नहीं रहती, वो हरियाणा के बच्चे बच्चे की सरकार होती है। तो मैं समझता हूँ कि सभी, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हों, बड़े सम्मानित नेता हैं, हमारी बहन शैलजा हैं, तो सबको ही निमंत्रण जाएगा। और मैं सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पल के साक्षी जरूर बने। और केवल मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ तो है ही है इस कार्यक्रम में, मैं चाहता हूं कि हम सब भी संकल्प करें, हरियाणा का बच्चा बच्चा, चाहे इस पंडाल के अंदर है, इस पंडाल से बाहर है, हरियाणा के किसी कोने में है, देश के किसी कोने में है, और हिंदुस्तानी दुनिया के किसी कोने में हरियाणा का अगर कोई भी बच्चा है, वो इस बात को संकल्पित होगा कि ये हमारी अपनी सरकार है और हम हरियाणा को और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया, इसके पीछे का कोई खास कारण है? कोई मुख्यमंत्री को लेकर विवाद है, जैसे अनिल विज भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, राव इंद्रजीत भी कुछ विधायकों को लामबंद किए हुए हैं, तो ऐसा कोई विवाद ना हो, इसी के चलते ऐसा पहली बार हुआ है कि अमित शाह किसी स्टेट में इस तरह से ऑब्जर्वर बनकर आ रहे, इतने सीनियर नेता है। देखिए, हम अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और हमारे जैसे लोग उनकी कार्यप्रणाली को देखकर ही राजनीतिक क्षेत्र में सीखे हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और मेहनती हैं। और राव इंद्रजीत जी तो हमेशा 14 से लेकर आज 2024 तक जब भी सरकार बनी है, उनका और ख़ासतौर पे दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये मीडिया में क्यास है, हालांकि अनिल विज जी बार बार बोल चुके हैं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मेरी इच्छा है, मैं सीनियर हूँ, मैंने उनकी सारी स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से सुना है, उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, मेरे को मौका मिले तो मैं और अच्छा काम करूँगा, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। लेकिन कभी भी अनिल विज जी ने ये नहीं कहा कि वो पार्टी के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे। और कल मैं देख रहा था, राव इंद्रजीत जी का भी ट्विटर पे आया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया के अंदर खबरें फैलाई जा रही हैं ये भ्रामक हैं, मैं 100% भारतीय जनता पार्टी के फैसले के साथ हूँ। अपनी इच्छा बताना, अपना पक्ष रखना, उसको हमें इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक माननीय HM साहब के आने का है, 17 को उन्होंने रहना ही था, तो 16 को विधायक दल की बैठक रख के उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ पर बैठक, ये मेरे को लगता है शायद चंडीगढ़ में ही होगी। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि कोई विधायक उनके सामने बोल नहीं पाएगा, इस वजह से अमित शाह को लाया गया है कि वो एक बात बताऊं, मैं तो विधायक भी नहीं हूं और मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये टिकटों के निर्णय होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हरियाणा से रिप्रेजेंटेशन जाता है, बड़ी बेबाकी से, मैं इसका साक्षी रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में, जब मैं सह प्रभारी के नाते अभी लोकसभा में था, लेकिन विधानसभा में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो इस तरह की बैठक में मेरा बैठने का अनुभव आया। आप विश्वास करें कि मैं बाहर से जाकर अगर मैंने कोई पक्ष रखा, हो सकता है उस पक्ष से जो हो हम मानते हैं कि वो भी सहमत ना हो, लेकिन जब कलेक्टिव निर्णय हुआ, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, लेकिन हम अंदाज लगाते हैं। ठीक है, अपनी छवि होती है, किसी नेता की अपनी छवि है, क्योंकि अमित शाह जी ने वो काम करके दिखाया हिंदुस्तान के अंदर। धारा 370 में पार्लियामेंट में था, आज फारूक अब्दुल्ला जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो बोलते थे खून की नदियां बह जाए, ललकारा दिया पार्लियामेंट के अंदर। मैं सुन रहा था, मैं हैरान था कि ये इतने बड़े पंचायत, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आकर थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने धारा 370 हटा दी तो खून की नदियां बहेंगी। ऐसे नेताओं का मक्खी भी नहीं मरी, किसी का पसीना भी नहीं बहा जब धारा 370 हटी। ये काम अमित शाह जी ने करके दिखाया, और अब तो उनकी सरकार बन रही है, अब तो वो खुद बन गए, उनका बेटा बन रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, सुई की नोक बराबर भी धारा 370 को हटा के दिखा दें। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अमित शाह जी का सब सम्मान करते हैं, उनकी दृढ़ता का, उनकी दृढ़ शक्ति का, और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज